पर एडिशनल किलोमीटर्स पे आपको कोई भी कुछ नहीं देना पड़ा। फॉर The battery is low. Please charge it in time. 30% जो है बैटरी रह गई, 96 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एंड हमें अभी फिलहाल जो है वो जाना है तकरीबन 73 किलोमीटर। अगर आप विद्युत के साथ जाते हो तो जीरो रन जीरो पे वाली फिलॉसफी। दोस्तों मानसून का सीजन है और इस मानसून के सीजन में हम चला रहे हैं एमजी की विंडसर। अब दिस इज विंडसर और ये किन किन लोगों को पसंद आने वाली है। देखो भारत में ना 3 तरीके के लोग फेमस है। एक जिनको परफॉर्मेंस तो चाहिए लेकिन दे आर रेडी टू पे, उनको माइलेज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको माइलेज भी चाहिए बट परफॉर्मेंस के साथ में वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज जिनको परफॉर्मेंस भी चाहिए और माइलेज के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली टारगेटेड है फॉर 2 पीपल जो परफॉर्मेंस के साथ में माइलेज भी कंसिडर करना चाहते हैं, प्लस उन लोगों के लिए भी जिनको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए और उनको माइलेज ज्यादा चाहिए। अब ये एमजी की जो विंडसर है वो इन दो लोगों के लिए फेमस है। अब एमजी ने विंडसर को लॉन्च करते करते बहुत सारी कंफ्यूजन भी जो है पैदा कर दी है मार्केट के अंदर। उस कंफ्यूजन को एक तो रिजॉल्व करेंगे, दूसरा ये चलने में कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमजी एक्चुअली डिजर्व्स एप्रिसिएशन इन 3 वेज। सबसे पहला तो उन्होंने सनरूफ का जो ऑपरेशन है उसको कंप्लीटली बॉयकॉट किया है एंड थैंक्स टू एमजी दिस टाइम कि उन्होंने ये किया है। लोगों को आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो सनरूफ को लेके इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड ऐसे में ये रिस्ट्रिक्ट करेगा और वो लोग जिनको सनरूफ पसंद भी है वो लोग भी इसको कंसिडर करेंगे, प्यार करेंगे। दूसरी चीज प्रिज्मेटिक सेल्स जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। दैट मींस कि लिथियम आयन और प्रिज्मेटिक सेल ये ज्यादा लंबी रेंज देगी इन रियल लाइफ। एंड द थर्ड वन इज फॉर द स्पेस मैनेजमेंट। यहां पर भाई भर भर के स्पेस है। मैं तारीफ करना नहीं थक सकता हूं एमजी की फॉर द स्पेस मैनेजमेंट। एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने एमजी कॉमेट के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया था। एमजी हेक्टर काफी सारी स्पेस के साथ में आती है, सो इज विद ग्लॉस्टर एंड नाउ दिस एमजी विंडसर। ये तीनों चारों गाड़ियां जो है वो स्पेस को भरपूर ऑफर करती हैं। एंड जो होंडा की फिलॉसफी है ना, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, वो यहां पर फुलफिल होती हुई नजर आती है बाय एमजी एक्चुअली। तो चलिए चलते हैं एक ड्राइव पे और आपको वो तमाम चीजें बताते हैं। इनफैक्ट हम ना रेंज भी आपको बताएंगे 1 किलोमीटर में एक्चुअली में कितने किलोमीटर चल रही है। जिस दिन की शुरुआत हुई है ना वो बहुत अच्छी हुई है, शानदार हुई, एकदम फिनोमिनल हुई है क्योंकि बाहर धूप नहीं है, मन करेगा ज्यादा से ज्यादा शूट करने का। और जब शूट कर ही रहे हैं तो फिर आपको बता देते हैं कि छोटा मोटा रेंज टेस्ट भी कर लेते हैं। छोटा मोटा क्या, मैं आपको ये बता दूंगा कि 1% पे कितने किलोमीटर चल रही है, अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है उसी हिसाब से। लेकिन ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी एन एक्यूरेट फिगर्स, रीजन बीइंग जब आप 50% से नीचे डिप्लीट होने लग जाती है बैटरी, तब जो है कम बैटरी परसेंटेज पे ज्यादा किलोमीटर चलने की टेंडेंसी गाड़ी की हो जाती है। वो इस तरीके से मैप किए गए हैं। एनीवे फिलहाल अगर हम बात करें, अभी 428 किलोमीटर ऑन द ऑडोमीटर है एंड 307 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। 97% बैटरी जो है वो फिलहाल बाकी बची हुई है। तो अभी सिटी में चलाएंगे इसको एंड सिटी में जो है वो कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो इसके 3 अभी मुझे मोड्स नजर आ रहे हैं पहले इंप्रेशन में, वो मुझे ये नजर आ रहे हैं कि उनके अंदर बहुत अंतर है। इको प्लस चला रहा हूं मैं एंड इको चला रहा हूं, उसके अंदर भी आप नोटिसेबल डिफरेंस देखोगे। अभी आप फिलहाल स्क्रीन दे रहे हो, मैंने एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, जिसमें से कि मैंने एप्पल कारप्ले अभी चूज किया है, ये मेरे को पूरी स्क्रीन पे मैप दिखा रहा है। भाई व्हाट एन एक्सपीरियंस यार। ये दिखाता है, ये नजर आता है कि एक्चुअली में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो धीरे धीरे करके ऑटो इंडस्ट्री में बहुत तेजी से स्पैन कर रही है। मुझे आज भी याद है 5 साल पहले जब एमजी आई थी इंटरनेट इनसाइट के साथ में, बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी, पीपल वर क्रेजी फॉर दैट कार। एंड आज भी हेक्टर के अंदर वो बड़ी स्क्रीन अभी भी अपने सेगमेंट में काफी बड़ी स्क्रीन देते हैं। ये अब 15.6 इंचेस की स्क्रीन देने के बाद कंप्लीटली सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी स्क्रीन है एंड सारे सिस्टम जो है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स वो आपको इसी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट ऑडोमीटर से लेके अगर आपको एयर कंडीशनिंग यूनिट भी इस्तेमाल करना है वो भी यहीं से होगा। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है क्योंकि आपके पास में शॉर्टकट्स नहीं रहते हैं। आप कन्वेंशनल गाड़ी आज तक जो है वो चलाते हुए आए हो, तो वो शॉर्टकट्स ना होने की वजह से आपका जो है वो डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली इस तरफ जो है वो जाएगा, आप इधर से ही सारी चीजें ऑपरेट करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अभी जो है एप्पल कारप्ले चला हुआ है, अब मुझे जो है वो पहले एमजी के ऊपर जाना पड़ेगा, इसके बाद मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि एमजी के इंटरफेस पे जब तक आप नहीं आओगे तब तक आप इसके कोई भी फीचर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दैट इज फॉर श्योर। गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर फिलहाल, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एमजी
विंडसर को चलाते टाइम आपको मजा बहुत आने वाला है। स्पेशली जब आप इसके स्पोर्ट्स मोड में चले जाओगे ना, फिर तो ये रफ्तार पकड़ लेती है, कि फर्राटे भरती है। फिर तो ऐसा लगता है जैसे अब किसी के हाथ में नहीं आने वाली है, काबू में नहीं रहेगी किसी के। तो ये चीज जरूर है, क्योंकि अच्छी पावर डिलीवरी है, इसके साथ साथ टॉर्क डिलीवरी भी इज ऑल्सो गुड। 200 न्यूटन मीटर है, बट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन मुझे लगता है नॉक्सॉन के पास में 250 न्यूटन मीटर का है। इन रियल लाइफ वो आपको ज्यादा टॉर्की महसूस भी कराता है, बट अभी हम फिलहाल एमजी पे रिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं। देखो एमजी विंडसर का जब आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ोगे ना, तो ये क्या मजेदार फीलिंग आने वाली है। बहुत लग्जरी फैक्टर जो है वो इस गाड़ी के साथ में इंक्लूडेड है, यानी कि बजट ईवी में आपको जो है वो लग्जरी तो इंट्रोड्यूस करके दे रही है, कंफर्ट भी दे रही है। लेकिन इसका जो स्टीयरिंग है ना, ये काफी पतला सा लगता है मुझे व्हेन इट कम्स टू अदर व्हीकल्स इन द सेगमेंट। एमजी के साथ साथ अगर मैं ZS EV की बात करूं या एस्टर की बात करूं, तो विंडसर का काफी पतला सा स्टीयरिंग है और मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। इसके ऊपर केवल 4 जो है वो कंट्रोल्स दिए गए हैं, बट इन 4 कंट्रोल से आप लगभग सारे फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो इस गाड़ी से रिलेटेड। बाय द वे वो सारी चीजें मैंने जो है वो अपने वॉक अराउंड में कवर कर चुकी हैं। बाय द वे अगर आपने वो वॉक अराउंड नहीं देखा है तो आई कार्ड में छोड़ दूंगा, 2 वॉक अराउंड किए थे, एक मैंने और एक मेरी फ्रेंड ने। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है लाइट वेटेड है, एंड जब आप इसको हाई स्पीड पे लेके जाओगे ना, जैसे 110 120 के आसपास क्रूज करने लग जाता है, भाई इसके अंदर बहुत भयंकर वेट आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर वेट इंट्रोड्यूस किया गया हो, और वो जरूरी भी है। वो ओवरस्टीयर ना हो जाए, हाई स्पीड पे जो है वो आपको परेशान ना करे, हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस लूज ना करे। एक स्टीयरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है, और तभी वो अपने आप को डिफाइन करते हैं स्टीयरिंग, स्टीयर करे जब गाड़ी। तो ये चीज जरूर है। तो आप लाइट वेटेड इसको देखोगे सिटी में, हार्डर एंड पर जो है वो ये हाईवे पे होता हुआ नजर आएगा। अब लाइट स्टीयरिंग होने की वजह से आप इसको पार्क बहुत इजीली कर पाओगे, रिवर्स में लेना है या कहीं पे पार्क लगाना है या सिटी में चलाना है, तो वो फटीग उस लेवल का जो है वो नहीं आने वाला है दोस्तों। इसके ऊपर जो लगा हुआ हॉर्न है ना, उसकी पिच मुझे ठीक नजर आ रही है। ऐसा एग्रेशन भी नहीं है उसके अंदर, और बहुत ज्यादा पैनी पिच भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि शार्प हो, कान में चुभ रही हो, वो भी समस्या यहाँ पे नहीं है। सस्पेंशन सेटअप तो काफी कमाल के हैं दोस्तों। सस्पेंशन में मुझे लगता है एमजी हमेशा से बेहतर काम करता है, बी इट ग्लॉस्टर, बी इट ZS EV, एस्टर। इनफैक्ट कॉमेट के भी पतले टायर होने की वजह से उसका कंफर्ट जो है वो गड़बड़ाता है। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो उनमें ट्रेवल है अच्छा खासा, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा ट्रेवल मिलेगा। मैकफर्सन स्ट्रट ही है इसके अंदर, टॉर्शन बीम ही है, लेकिन क्या मजेदार सस्पेंशन बनाए हैं। अभी हाईवे में चल रहा हूँ, जरा भी बॉडी रोल वगैरह इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी शिकायत नहीं है। तो बॉडी रोल क्योंकि नहीं है, तो आपको जो है वो ये बिल्कुल सिटी कार जैसी लगेगी, कंफर्टेबल कार जैसी लगेगी, क्योंकि इसके सस्पेंशन सेटअप बिल्कुल ट्यून्ड है, मैप्ड है उसी तरीके से। इसलिए आपको जो है वो ये गाड़ी काफी पसंद आने वाली है फॉर स्टेबिलिटी एज वेल एज फॉर हैंडलिंग। इन सस्पेंशन की वजह से डेफिनेटली गाड़ी के अंदर जो है वो कंफर्ट भी बना रहता है, जिसके लिए काफी फेमस हुई है। अक्सर अगर आप देखोगे इंटरनेट पे बहुत चर्चा हुई है इस गाड़ी की, रीजन बीइंग इट ऑफर्स यू वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट स्पेस एज वेल एज कंफर्ट। जो सीट जिस तरीके की दी गई है, अब आप सीट तो अच्छी लगा लो, लेकिन उसके साथ में मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर रिलीज स्प्रिंग सस्पेंशन लगा दिए, तो उन सीट्स का कोई फायदा नहीं हुआ जो मैंने यहाँ पे लगाए। सस्पेंशन भी इक्वल रोल प्ले करता है आपको कंफर्ट देने में। तो वो स्टेबिलिटी, वो पॉट होल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना, पी जाना उनको, घूंट भर लेना उनकी, वो ये बेहतरीन जानती है। तो आप निश्चिंत रहिए इस चीज से। अच्छा, ये जो वाइपर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लेफ्ट राइट घूम रहा है, तो ये प्रीमियम वाइपर लगाए हैं इसके अंदर, ऐसे रेगुलर वाइपर नहीं लगाए हैं, और बहुत अच्छा क्लीन करता है ये ऑटो। आपके पास में जो है वो The वाइपर, battery is low. Please charge it in time. 30% जो है वो बैटरी रह गई, 96 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एंड हमें अभी फिलहाल जो है वो जाना है तकरीबन 73 किलोमीटर, तो 23 किलोमीटर ही बची है, देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं। एनीवे हम ये इस बारे में बात करें तो जिसका वाइपर है काफी अच्छे से स्वीप कर देता है, कोई निशान वगैरह नहीं रहता है, ये देखो। एंड पता है क्या, इसमें अच्छी चीज ये आती है कि ऑटोमेटिक वाइपर्स तो आते हैं, लेकिन आप उनकी इंटेंसिटी भी जो है वो भी रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टैब। तो बस आप एमजी वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पर स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो कंट्रोल्स हैं। इसके बाद आप सेटिंग्स में जाइए, ऑटो वाइपर देखिए, यहाँ पर ऑटो वाइपर की जो इंटेंसिटी है वो मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूंगा। तो अब ये छोटी मोटी अगर बूंदाबांदी हो रही है
तो इसमें एक्टिवेट नहीं होगा ये जब तक बहुत अच्छा फॉल जो है वो नहीं बढ़ता। ऑटो वाइपर को अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 इंटेंसिटी पे रख देता हूँ तो इसकी सेंसिटिविटी जज करने की बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब बहुत तेज बारिश हो रही होगी तभी एक्टिवेट होंगे। तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको फुल पे कर देते हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पे। देखो तुरंत ये एक्टिवेट हो गए क्योंकि इन्होंने छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो हैं उसको भी जज कर लिया। एंड दिस इज समथिंग विच आई लाइक अबाउट दिस कार। जो छोटे छोटे सब मॉडिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं और वो सारे कंट्रोल किए जाते हैं इस स्क्रीन से ही। अब जरा बात करते हैं विजिबिलिटी की। देखो जो फ्रंट की विजिबिलिटी है उसको मैं बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं दे सकता, इट गेट्स गुड अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी है, बट ये जो IRVM है ना ये एक्चुअली में विजिबिलिटी को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मेरे डायगनल व्यू को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ये, इसलिए थोड़ा सा ही व्यू जो है मुझे इधर का मिलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये ए पिलर को देखूँ, ये बहुत मोटा है ए पिलर, है ना, इसकी वजह से डेफिनेटली मेरा जो है वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होना चाहिए था। बट यहाँ पर जो है वो क्वार्टर मिरर लगा कर, एक छोटा पैनल लगा के, मिरर लगा के MG ने एक्चुअली में उस ब्लाइंड स्पॉट को क्रिएट होने से बचाया है, तो वो चीज़ ज़रूर है। तो दोनों तरफ ही आप इस तरफ भी देखोगे और इधर भी देखोगे, दोनों तरफ ही जो है वो आपके पास में क्वार्टर मिरर दिया गया है, विच इज़ ग्रेट एंड आई अप्रिशिएट दिस पार्ट ऑफ MG। पीछे का जो विंडशील्ड एरिया है ना वो कमाल का है, मतलब पीछे का जो विंडशील्ड एरिया है उसमें इतना अच्छा व्यू है। अगर आप हेडरेस्ट को भी एडजस्ट करते हैं, डेड एंड पे पहुंचा देते हैं तीनों को ही, तो भी जहां पर जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। इसका रियर का व्यू बहुत बड़ा है, अगर आप रेगुलर गाड़ियों से देखो तो ये व्यू मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है और एयरी लग रहा है। इसके वजह से काफ़ी एयरीनेस जो है वो रियर के विंडशील्ड की वजह से गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है। गाइस अगर हम ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं तो वो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे ज़रूर लग रहे हैं, बट मुझे व्यू में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। वो डिज़ाइन में भले ही वो मिनिमलिस्टिक लगे, एक एंगुलर शेप जो है वो उसको दी गई है वो ज़रूर लगे, लेकिन ज़रूर मैं ये कहूँगा कि ORVM का जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी एट पार है। देखो सीट्स की तो मैं बुराई कर ही नहीं सकता, बी इट फ्रंट रो एंड रियर रो। रियर रो में भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं बैठूँ और आपको व्यू, वो नज़रिया यहाँ पर दूँ। सीट्स के अंदर ना बहुत सारे इंप्रेशन, जैसे वो डायमंड कट सीट जो है वो यहाँ पर ऑफर की है। अब ये डायमंड कट सीट होने के बावजूद भी ये जो इनके अंदर बने हुए हैं ना काफ़ी इंप्रेशन जो बने हुए हैं, ये कहीं से भी रियलाइज नहीं कराते कि एक्चुअली में प्रेजेंट भी है। अभी अगर आप बैठोगे यहाँ पर सीट पे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये तो है ही नहीं यहाँ पे एज इफ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और डेफिनेटली इससे कंफर्ट तो बढ़ ही रहा है। ये कुछ नहीं भी है कंपेरेटिव टू अदर सीट्स इन द सेगमेंट, तो ये चीज़ डेफिनेटली है। आप इन सीट्स पे कम से कम भी 300-400 किलोमीटर विदाउट टेकिंग अ सिंगल स्टॉप आप ट्रेवल करोगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई झिझक नहीं होगी, आप एक्चुअली में चला पाओगे अच्छे लंबे सफर पे इसको। गाड़ी के अंदर स्पेस मैनेजमेंट तो काफ़ी तगड़ा है यार, इससे तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। मतलब अगर आप सेकंड रो के बारे में बात करो, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, मेरे जो जनरली अगर आप इस सेगमेंट की और गाड़ियाँ चलाओगे तो आपका ये वाला पैर तो रब करता ही करता है अगर आप मैनुअल चला रहे हो, ये वाला भी इधर जो है वो टच होने लग जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत फ्रीली जो है वो मेरे दोनों के दोनों पैर यहाँ पर आप देख पाओगे, बहुत फ्रीली जो है वो मैं मूव कर सकता हूँ, या इनफैक्ट इनको एक जगह स्टैटिक रहकर जो है वो पोजीशन कर सकता हूँ। दैट इज़ गुड पार्ट। और जब आप एक से दूसरी जगह पे जो है वो उसको रखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार काफ़ी फटीग को रिड्यूस हुआ है, काफ़ी फटीग जो रिड्यूस हुआ है, एंड आप लॉन्ग रन में फील करोगे कि फटीग आया ही नहीं है, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। एंड द ओनली रीजन इज क्लस्ट्रोफोबिक जो है वो यहाँ पर नहीं है। इसका कैबिन बहुत एरी, बहुत ही फ्रीली, ऐसा लगता है जैसे पजामे में बैठे हो, घर में एक पजामा पहना हो और उसमें बैठे हो, बिल्कुल वैसा सा फील आता है यहाँ पे। सेकेंड रो में भी इनफैक्ट स्पेस इतना है कि अगर आप 6 फीट हो, 6.5 फीट हो, तो भी आपको आपके पैर जो है वो बहुत ईजिली यहाँ पर आ जाएंगे। मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, मेरे पास बहुत एम्पल लेग रूम है यहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा लेग रूम ऑफर करती है ये गाड़ी, इतना ज़्यादा नी रूम ऑफर करती है, इतना ज़्यादा एम्पल स्पेस है इस गाड़ी के अंदर कि पहले तो रियलाइज़ होता है ये कहीं ऐसा तो नहीं है सेगमेंट से काफ़ी बड़ी गाड़ी हो। अंदर में इतना ज़्यादा स्पेस है कि रियलाइज़ ये होता है कि कहीं ये 50-60 लाख से ऊपर की गाड़ी तो नहीं है जिसके अंदर स्पेस इतना ज़्यादा ऑफर हो रहा है। क्योंकि जनरली आप देखोगे
तो यहाँ पर आइस इंजन ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब आइस के साथ में जो ये ए पार्ट होता है जहाँ पर इंजन रखा जाता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इंटीरियर में स्पेस निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दिस वन बीइंग एन ईवी, तो स्पेस तो जो है वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट जो है वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट इसका जो बोनट पार्ट है वो भी बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जो व्हील बेस वाला एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एयर कंडीशनिंग यूनिट इज एट पार, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। एर्गोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सारी चीज़ें एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन की गई हैं। एंड मेरे हाथ जो है वो अगर आपको पास करना है या टर्न इंडिकेटर ऑन करना है बिल्कुल वहीं पर रहते हैं। अनलाइक टाटा में जनरली जो है वो इधर उधर ऊपर नीचे जो है रहते हैं। यहाँ पर जितने भी टॉगल स्विचेस हैं ये क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड या हैजार्ड लैम्प से रिलेटेड, वो सब चीज़ें जो है वो मेरे एक्सेस पे हैं, मेरे मैं ईजिली उनको एक्सेस कर सकता हूँ। और बहुत सारे स्टोरेज स्पेस होने की वजह से आप छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर आपकी नज़र के सामने होनी चाहिए वो आप यहीं पर मैनेज कर पाओगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि ग्लव बॉक्स हार्डली आपका जो है वो कभी यूज़ होगा जब आपके ये सारी जो सामान है यहाँ पर फिट नहीं होंगे तब। एयर कंडीशन यूनिट जैसे मैं बताया था बहुत अमेजिंग है इसका। अभी मैं 1 ब्लोअर स्पीड पे चला रहा हूँ, जबकि पीछे वाला जो इंसान है उसको भी प्रॉपरली ठंड लग रही है। उसने अभी मेरे को बोला मेरे कैमरे मैंने कि आप प्लीज़ ब्लोअर की जो स्पीड वो कम कर दीजिए। वो कहीं ना कहीं जो आपको रियलाइज़ होगा कि एसी तो एट पार है। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रह रहे हो जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पर भी ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। दोस्तों अगर मैं बताऊँ अभी तो 22% बैटरी जो है वो भी रिमेनिंग है एंड 67 किलोमीटर की जो है वो रेंज दिखा रहा है। गाइस के अंदर जो ऑडोमीटर एंड ट्रिप मीटर आता है, ट्रिप मीटर में एक ही ट्रिप मीटर है, 2 नहीं दिए गए या 3 नहीं दिए गए। आप जनरली 2 तो देखते ही हैं, यहाँ पर वो नहीं ऑफर किया गया है और उसको भी आपको यहीं से जो है वो रीसेट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो रीसेट करना है यहाँ से, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सेटिंग पे एंड ट्रिप रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। जैसे ही मैं रीसेट दबाऊंगा ये कंफर्मेशन मेरे से मांगे, अगर कंफर्म कर देते हैं तो ट्रिप मीटर जो है वो यहाँ से 0 पे चला जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि रियल लाइफ रेंज इसके अंदर आनी चाहिए थी। देखिए एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वो ऑफ हो गया जैसे ही ये 20% से नीचे गई है, तो अब कोई भी एसी नहीं चल रहा है। तो आपको जो है वो इसको मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 1% पे जो है वो यहाँ पे टॉगल कर दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर देखो तो रियलिस्टिक जो है वो रेंज ऑफर नहीं कर रही है। अगर एयर कंडीशनिंग यूनिट ऑन है या ऑफ है, इन दोनों में ही रेंज में डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर आप सिटी मोड चला रहे हैं, इको मोड चला रहे हैं या इको प्लस मोड चला रहे हैं, या मैं कहूँ कि नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड चला रहे हैं, तो उनके अंदर रेंज का जो है वो कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इको प्लस में भी उतनी चलेगी जितनी स्पोर्ट्स में चलेगी, ये इसकी एमआईडी में ऐसा शो होता है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा गलत है। एंड एज पर मी चेंजेस जो है वो जरूरी होने चाहिए। और आप जनरली ईवीज के अंदर ये नोटिस करते हैं कि वो अपनी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से एमआईडीसी पे आपको एक क्लोज टू रियलिस्टिक रेंज ऑफर कर देती है। इसकी एमआईडी में कोई भी थीम ऑफर नहीं की गई है, तो ये स्काई ब्लू एंड व्हाइट कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो ही रहता है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है। एंड इसके साथ साथ नीचे ना पावर बटन दिया गया है, बट अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ चलती गाड़ी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बंद कर देते हैं। एंड दिस इज गुड पार्ट। अगर आप किसी टनल के अंदर से जा रहे हैं, आपने एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले लगा हुआ है, तो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले क्या का जो मैप है या गूगल मैप जो है ब्लैकआउट हो जाता है। इसकी जो एमआईडी है वो भी ब्लैकआउट हो जाती है। एंड इन द सेंस कि वो ब्लैक थीम पे हो जाती है। अभी व्हाइट थीम है, व्हाइट के ऊपर ब्लैक इम्पैक्ट मिले हैं, यानी कि न्यूमेरिक या फिगर जो है वो ब्लैक कलर में है। लेकिन जब आप टनल के अंदर से जाओगे तो ब्लैक थीम के ऊपर लाइट कलर के जो है वो टेक्स्ट नजर आने वाला। गाइस एनवीएच के मामले में ऑब्वियसली इट इज नॉट हैविंग एन इंजन, बट डेफिनेटली देयर आर सम वाइब्रेशन ऑन द फ्लोर, जो जमीन से उठ के आए हैं इस गाड़ी के फ्लोर पे। तो आप अगर पैसेंजर हो तो हल्के फुल्के वाइब्रेशंस आपको वहां पर नजर आएंगे। आपको रियलाइज होगा कि हाँ अभी जो है वो चीजें काफी शांत हो गई, इस वजह से रोड के जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। फ्रिक्शन विंड नॉइस भी ज्यादा जो है वो महसूस नहीं होगी अंटिल आप 120 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाते हो। उसके बाद ही जो है वो इस तरह की विंड नॉइस आपको आने लगेगी। गाइस दोनों ही पेडल्स के बीच में काफी डिफरेंस है। पैर आपके ओवरलैप नहीं करेंगे। डेड पेडल भी काफी बड़ा है। अगर आपका फुट साइज जो है वो 10 इंचेस का है तो इजीली एकोमोडेट हो जाएगा। 11 एंड 12 वाले के लिए मुझे लगता है कि ऊपर की जो वॉल है वहां पर टच होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गैप वहां पे मेंटेन नहीं है। पेडल्स भी जो है वो मेटेलिक पेडल्स नहीं ऑफर किए गए, मेटेलिक थीम जो है वो नहीं ऑफर की गई है।
गाइस अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये डी मोड पे है, यानी कि ड्राइव मोड पे है, लेकिन जैसे मैं इसका दरवाजा खोलूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी एंड ये पार्क मोड पे चली जाएगी। एंड ये देखिए स्टीयरिंग भी बहुत टाइट हो गया है। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करूंगा ये स्टीयरिंग भी ढीला हो जाएगा एंड ये वापस से लाइव हो गई। ये देखिए इसके इंटीरियर्स ऐसे लगता है जैसे कि किसी इंटीरियर डिजाइनर ने डिजाइन किए हो। इनफैक्ट कुछ कुछ रेप्लिकास आपको ना BYD Atto 3 की याद दिलाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला पोर्शन स्ट्रिंग्स, ये गिटार टाइप का जो है वो बन जाता है। कुछ कुछ एलिमेंट्स वैसे ही हैं, हालांकि सॉफ्ट टच मटेरियल भी है एंड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से MG ने जो है वो चाइल्ड लॉक को कंप्लीटली हटा दिया गया, जबकि बाकी फिजिकल बटन दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि चाइल्ड लॉक का बटन भी यहाँ पे आ जाना चाहिए था एंड यहाँ पर जो है उसको प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ से मैं विंडो चाइल्ड लॉक जो है वो एक्टिवेट कर दूंगा। अब पीछे के कंट्रोल जो है वो पैसेंजर साइड नहीं जाएंगे। अगर यहाँ के टॉगल स्विचेस देखें तो आपके पास में ये तो स्विचेस हैं, बट ये जो स्विच आप बीच में देख रहे हो दिस इज नॉट फंक्शनल स्विच, और ये लगता है ऐसा है, मुझे लगता है इंटरनेशनल वेरिएंट में जो है वो ये आया करता होगा और उसको जो है यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। दोस्तों इसकी जो MID है उसके अंदर एक ही ट्रिप मीटर आता है एंड ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है फॉर दोज पीपल जिनको चार्जिंग के बाद अगर छोटा चार्ज करना है, फॉर एग्जांपल 2-3 घंटे के लिए जो है वो इंस्टेंट चार्ज करना है और उसके बाद में देखना कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, तो उन लोगों के लिए जरूर ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस रहेगा। एंड इसके ट्रिप मीटर को आप रीसेट यहाँ से नहीं कर सकते हो, वो भी टोटली आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही करना पड़ेगा। इसकी MID की कोई और थीम नहीं है। आप जनरली देखते हो MID की जो थीम है वो चेंज हो जाती है, आप उसकी रीपोजिशन कर सकते हो, स्पीड एक तरफ आ सकती है या पावर कंजम्पशन एक तरफ आ सकता है, मोड्स एक तरफ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं है। आपको एक ही सटल थीम मिलेगी, यही स्काई ब्लू एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। देखो ये कंफ्यूजन जो है वो मार्केट में प्रिवेल तो कर रही है, लेकिन अब सॉल्यूशन उसका क्या है मैं बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है कि यार ये बैटरी EMI पे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ क्या है, ये अलग सा सीन है। देखो MG ने दोनों फैक्टर्स आपके साथ में रखे हैं। अफोर्डेबिलिटी को थोड़ा सा और रीडिफाइन करने की कोशिश की है। अफोर्डेबिलिटी इन द सेंस कि आप इसको एक पैकेज के तौर पे भी खरीद सकते हो, वो ऑप्शन तो है ही। जैसे कि आप नेक्सॉन खरीदते हो, कर्व EV खरीदते हो, पंच EV खरीदते हो या इनफैक्ट ZS EV खरीदते हो। लेकिन अगर आपको वो बैटरी समझ में नहीं आ रहा है यार में इतना यूटिलाइजेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पर किलोमीटर पे भी इस बैटरी को ओन कर सकते हो। जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ये सर्विस प्रोवाइडर हैं बजाज, हीरो फाइनेंस, इसके बाद में E-कॉफी एंड विद्युत। अब बजाज जो है वो सबसे रिलायबल मुझे फिलहाल महसूस हो रहा है, क्योंकि मिनिमम रनिंग पर मंथ उसकी 1500 किलोमीटर पे सेट है। दैट मीन्स कि 50 to 50 रुपीज आपको एक महीने के देने होंगे, पर एडिशनल किलोमीटर्स पे आपको कोई भी कुछ नहीं देना पड़ा। फॉर एग्जांपल आप 2000 किलोमीटर चला रहे हो तो आपको पे 1500 के हिसाब से ही करना है एंड कितने साल के लिए वो करना पड़ेगा आपको, 3-5 जो भी आप पैकेज यहाँ पे खरीदते हो कितने साल तक आपको पे करना है। वैसे 2-3 सर्विसेज और भी हैं जिनमें हीरो फिनकॉर्प है, जिसमें आपको 1500 किलोमीटर मिनिमम रनिंग एंड एडिशनल जितने आप चल रहे हो वो भी देने पड़ेंगे एट 9.99% इंटरेस्ट के साथ में। यानी कि जो 3.5 रुपये पर किलोमीटर है ना, इसके ऊपर अभी 9.99% का इंटरेस्ट भी लगेगा, एनुअल इंटरेस्ट। जीरो, अगर आप विद्युत के साथ जाते हो तो जीरो रन जीरो पे वाली फिलॉसफी है, यानी कि आप 0 किलोमीटर चला रहे हो तो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी फ्री हो जाएगी, आपको एक सर्टेन इंटरवल तक वो अमाउंट फुलफिल करना पड़ेगा जो बैटरी की कॉस्टिंग आ रही है। फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख रुपए या तो आप बजाज फिनसर्व से ले लो या हीरो फिनकॉर्प पे ले लो या विद्युत पे ले लो, आपको करना टोटल पड़ेगा, आपको टोटल पेमेंट जो है वो देनी ही पड़ेगी। तो ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को जो है वो यहाँ पे, जैसे इकोफाई है वो 5.8 रुपीज पर किलोमीटर पे जो है वो दे रही है और यहाँ पर आपको कोई भी रुपए देने की जरूरत नहीं है अगर आप 1 भी किलोमीटर गाड़ी को नहीं चला रहे हो तो ये 3-4 सर्विसेज हैं। बाकी आपके लिए पैम्फलेट में पूरा लगा देता हूँ किस तरीके से MG इसको बताना चाह रहा है और वो डेफिनेशन जो है वो अभी फिलहाल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। तो गाइस ये है MG की विंडसर। अब विंडसर में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि आप इसको आपका इसका डिजाइन जो है वो ऐसा लगेगा जैसे कॉमेट को आपने बहुत जिम शिम जो है वो भेज दिया और वो बॉडी शॉडी बना के वापस आ गई हो। तो ये विकसित अवतार लगता है, जैसे कि पोकेमोन के विकसित अवतार होते थे ना, कॉमेट का ये विकसित अवतार लगता है, काफी बड़ा है। देखो छोटी नहीं है गाड़ी देखने में, आपको ये रियलाइज होगा कि क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी है जो आपको 9.99 लाख रुपीज में पड़ रही है एज एन EV। ऑब्वियसली आपको जो है वो EMI के तौर पर इसकी बैटरी को
देना पड़ता है पैसा। देखो इस डिजाइन के साथ में डेफिनेटली लोग आपको मुड़ मुड़ के तो जरूर देखेंगे, सोचेंगे कि ये गाड़ी है क्या। कॉमेट के साथ में ज्यादा मुड़ के इसलिए देखते थे क्योंकि वो बहुत छोटी है, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है, ये काफी बड़ी है साइज में, लेकिन डिजाइन कुछ ऐसा है हट के अलग है, तो डेफिनेटली लोग जो है वो जरूर पूछने वाले हैं आपसे। और यहाँ पर जो है वो इसका रियर प्रोफाइल जरूर आपको थोड़ा और लग सकता है, मुझे पर्सनली लगा, क्योंकि ये जो डिजाइन है ना ये रिवर्स किया गया है। हम जनरली क्या करते हैं, हम इसके टेल लाइट यूनिट्स को ऊपर की तरफ फ्लोट होते हुए देखते हैं, कनेक्टिंग लैंप यहाँ पर जाती हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना ये डिजाइन डिफिकल्ट हो पा रहा है, एटलीस्ट फॉर मी। हाउ मच डू यू रैंक द रियर प्रोफाइल और विंडसर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो वैसे तो एमजी ने इसके साथ में जो है वो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन रखा है, दैट टू फ्री फॉर फर्स्ट फ्यू कंज्यूमर्स। अब वो फर्स्ट फ्यू कंज्यूमर्स की डेफिनेशन कुछ टाइम में आपके सामने आ जाएगी, मुझे लगता है 31 दिसंबर के आसपास तक जो खरीदना चाहते हैं वो इसके फर्स्ट कंज्यूमर होंगे। 1 साल तक कोई भी आपको पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं है इसके फ्यूल पे, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी कि आप घर पे चार्ज करोगे तब भी पैसा लगेगा। इट्स बेटर कि आप इसको खरीदो और बाहर ही चार्ज करो, क्योंकि वो फास्ट चार्ज भी होगी और साथ ही साथ हमेशा आपको जो है वो फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज होती हुई नजर आएगी। तो दिस इज इट, एमजी विंडसर जो है वो उन लोगों के लिए डेफिनेटली बनी है जो एक कार लुकआउट कर रहे हैं, जिनको एक बार खरीदने के बाद में सोचना ना पड़े गाड़ी को चलाते टाइम, निकालते टाइम। अक्सर सीएनजी ओनर्स भी जो है वो गाड़ी को निकालते टाइम अभी सोचने लगे हैं, रीजन बीइंग एक्सपेंसिव हो चुके हैं पर केजी। इसका सीएनजी प्राइस भी ऑलमोस्ट पेट्रोल को टच कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स में तो इनफैक्ट पेट्रोल को भी बाईपास कर दे रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सॉल्यूशन बनती हुई नजर आती है फॉर दोज पीपल जो घर पे चार्ज करना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आप बाहर चार्ज करोगे तो वो डीजल से भी ज्यादा महंगी पड़ेगी, वेरी क्लोज टू पेट्रोल कार्स, तो रनिंग कॉस्ट तो ज्यादा जरूर रहने वाली है। सो दिस इज इट, हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।